जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे चाणक्यस डेली करंट एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग जो कि हैं 19th एंड 20th जून के। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू मैरी जो है, मतलब किसी से भी आप शादी कर सकते हो, ये जो अधिकार है वो कौन सा राइट ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। ये देखिए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 2। क्या लगता है? अब देखिए इशू क्या है। इन इंडिया लुकिंग बियॉन्ड द बाइनरी टू अ स्पेक्ट्रम प्रोविजन ऑफ मैरिज राइट टू सेम सेक्स कपल। अब देखिए आपको पता होगा 2015 में नासा की जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि ट्रांसजेंडर पर्सन को भी वो सारे अधिकार है जो कि नॉर्मल पीपल को मिलते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे राइट्स बताए थे जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन को अवेलेबल है। उसके बाद नवतेज सिंह जौहर की जजमेंट थी, नवतेज सिंह जौहर, उसमें होमोसेक्सुअल्स और उसके बाद जो सेम सेक्स मैरिज है इसके अधिकारों के ऊपर बात की गई थी। लेकिन अभी तक ना उसे लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो ये दे दिया है, लेकिन अभी तक उसे इन द फॉर्म ऑफ लॉ अभी तक ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है। अब इनका वही कहना है कि सेंटर ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि अभी फिलहाल में हम ऐसा कोई लॉ जो है वो बनाने के इसमें नहीं है। तो इनका कहना है कि आप क्या कर रहे हो कि मतलब इनके जो राइट्स है ना उन्हें छीन रहे हो। अब देखिए जो सेम सेक्स कपल्स रहते हैं उनको भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो कि बायोलॉजिकल कपल, जैसे आप बोल सकते हो मैन एंड वुमेन को जो अधिकार मिलते हैं, वैसे वुमेन, मैन ट्रांस मैन, ऐसा अगर कुछ कपल है, अगर कोई कपल है तो उन्हें भी सेम तरह के अधिकार मिलने चाहिए। तो देखिए इनका कहना है मैरिज राइट टू सेम सेक्स एंड क्वियर कपल्स एंड ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली है कि होमोसेक्सुअल्स को वही अधिकार है, उसके साथ सेम सेक्स कपल्स को भी अगर वही अधिकार है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार उनको वापस देने वाली है। अब उन्होंने बताया है कि इंडिया में मैरिज लॉज किस प्रकार से हैंडल होते हैं। मैरिज एक्ट 1955, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937, हिंदू मैरिज एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है, मैरिज इंडिया में क्या होती है, रेगुलेट होती है। अब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो नया लॉ है उसको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ मैरिज एज अ राइट टू चॉइस। अब देखिए हुआ क्या था, शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम इन 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसे ना हदिया केस भी कहते हैं और शफीन जहान केस भी कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था where the right to choose and marry a partner was considered to be the constitutionally guaranteed freedom under article 21, that is right to life and personal liberty। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि शफीन जहां के केस के अंतर्गत कि राइट टू मैरिज विद पर्सनल चॉइस, मतलब वो क्या है, आपकी पर्सनल चॉइस है, सोसाइटी इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसलिए वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। अब इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज के बारे में बताया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट के बारे में बताया है कि उन्होंने क्या किया, सेम सेक्स कपल्स को राइट दिए। उसके साथ एटलीस्ट 29 कंट्रीज हैं जिसने सेम सेक्स मैरिज को क्या किया है, लीगलाइज किया है। और इसी प्रकार से इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सेम सेक्स मैरिज को, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा क्या बनाए, लॉ बनाए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट है, बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल are the only transgenic crops that have been approved by the Center for Commercial Cultivation in India। अब क्या लगता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपको ये पता भी होगा, एग्रीकल्चर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी 2-3 साल से कंटिन्यूअसली एग्रीकल्चर के पोर्शन में पूछ रही है। अब देखिए बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल ये ऐसे दो क्रॉप्स है क्या जो गवर्नमेंट ने कमर्शियल कल्टीवेशन, मतलब फार्मर्स इसको डायरेक्टली उगा सकता है अपने खेत में। ये सेकंड, बीटी कॉटन हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड टू कम्बॉट कॉटन बॉलवॉर्म, अ कॉमन पेस्ट। और जो बीटी कॉटन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, क्यों, ताकि वो एक इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस कर सके जिसकी मदद से जो बॉलवॉर्म रहता है, ये क्या है, कॉटन पेस्ट है जिसको क्या किया जा सके, मारा जा सके। ऑप्शन देखिए, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, अनदर वन नॉट टू। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन ऐसे इसमें से कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट उठा के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, सेल ऑफ इलीगल एचटीबीटी कॉटन सीड्स डबल। हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने अब तक एचटीबीटी कॉटन सीड्स जो हैं
अब देखिए बीटी कॉटन को गवर्नमेंट ने क्या किया है, मान्य किया है। आपको पता होगा बीटी कॉटन एक अकेला ऐसा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है जिसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलो किया है। बीटी ब्रिंजल, उसके बाद एचटीबीटी ब्रिंजल, ऐसे किसी भी क्रॉप्स को गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। ओनली एंड ओनली बीटी कॉटन को क्या मिला है, अप्रूवल मिला है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। बीटी कॉटन को इस प्रकार जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है ताकि वो एक इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करे जो कि क्या करे, जो कॉटन का बॉलवर्म होता है ना, पेस्ट, उसे क्या करे, मार दिलाए। तो इसका आंसर क्या है, बी, सेकंड ओनली। अब देखिए इनका कहना है कि जो इलीगल कल्टीवेशन है ना हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन का, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको पता होगा 1 साल पहले महाराष्ट्र में लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस एक्ट लागू किया था। अब उनका ये सिविल डिसोबीडियंस एक्ट इसीलिए था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस महाराष्ट्र ने सिविल डिसोबीडियंस, महाराष्ट्र के फार्मर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मैच किस वजह से लागू लॉन्च किया था। तो देखिए इनका कहना था कि जो एचटीबीटी कॉटन है ना, गवर्नमेंट क्या करे, इसे अप्रूवल दे ताकि इनकी क्या हो, यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब देखिए जो बीटी कॉटन था ना, उसकी यील्ड्स तो बढ़ रही हैं लेकिन धीरे धीरे मार्जिनली अभी डिक्रीज होती जा रही है उनकी फील्ड। और उसके साथ साथ जो कॉटन का जो बॉलवर्म था, जो पेस्ट था, उसे भी मारने में अभी बीटी कॉटन क्या हो रहा है, असक्षम हो रहा है। इसीलिए इसके आगे वाली वेरायटी जिसे हम क्या कहते हैं, एचटीबीटी कॉटन वेरायटी, एड्स अनदर लेयर ऑफ मॉडिफिकेशन। ये क्या करती है, एक और लेयर मॉडिफिकेशन की जोड़ देती है, मेकिंग द प्लांट रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड ग्लाइसोफेट बट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर्स। अभी लेकिन हो क्या रहा है, अभी इसके मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जो हैं इसके मार्केट में बिक रहे हैं और इसकी जो सेल है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। इसलिए इनका कहना है कि अदरवाइज आप क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी इसे अप्रूवल दीजिए, या अदरवाइज क्या कीजिए, इनकी जो सेल हो रही है उसे प्रॉपर पूरे ढंग से क्या कीजिए, बैन करिए, या तो फिर प्रॉपर ढंग से रेगुलेट करिए। ओके, थर्ड देखिए, यूनाफॉर exercise which was recently in news is held between which of the countries? क्या है, EUNAFVOR, यूनाफॉर, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, इंग्लैंड और चाइना, यूरोपियन नेवी और इंडिया के बीच में, यूरोपियन नेवी एंड चाइना। तो देखिए इंडिया एंड 3 यूरोपियन नेशंस बिगिन नेवल एक्सरसाइज, मेडन इंडियन नेवल एंड यूरोपियन यूनियन नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, यूनाफॉर। इस एक्सरसाइज का नाम है यूनाफॉर, जो कि यूरोपियन नेवी और इंडिया ने मिलकर क्या की। इसमें देखिए कौन कौन से, इटली, स्पेन और उसके साथ साथ फ्रांस ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और उसके साथ ये एक्सरसाइज कहाँ पे की गई, इंडिया में की गई, यूरोपियन नेवी और इंडिया के बीच में। ओके, फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड इबोला आउटब्रेक एज ओवर बाय WHO। इनमें से कौन सी कंट्री ने इबोला आउटब्रेक को ओवर घोषित कर दिया, मतलब इबोला आउटब्रेक, वहां पे इबोला जो आउटब्रेक हुआ था वो अभी यहाँ पे ओवर हो गया है रिसेंटली, और WHO ने क्या किया है, इसे डिक्लेयर किया है। तो देखिए ए गुइनिया, बी लिबेरिया, सीरिया लियोन, या डी नामीबिया। तो देखिए इबोला आउटब्रेक इन गुइनिया इज ओवर, WHO ने क्या कहा है। अब गुइनिया सेकंड इबोला आउटब्रेक जो कि विच वाज डिक्लेयर्ड इन फरवरी एंड क्लेम 12 लाइव्स। फिर से क्या हुआ था, गुइनिया में सेकेंड इबोला आउटब्रेक हुआ था और उसमें 12 लोगों की मौत हुई थी। उसके पहले देखिए गुइनिया, लिबेरिया, सीरिया लियोन, वहां पे आपको पता है 3 साल पहले इबोला का आउटब्रेक हुआ था। उसके साथ साथ जिक्का नाम का भी वायरस डिसीज आया था। ये सारे जो नए नए डिसीज हैं इनके नाम आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनके लिए जो अपडेट्स आ रहे हैं ना वो भी आपको ध्यान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए इंटरनेशनल रूल के हिसाब से ये माना जाएगा कि 42 दिन तक अगर कोई भी पेशेंट अगर वहां पे नहीं दिखता है ना, तो उसे ऑफिशियली क्या कर दिया जाएगा, एबोला का जो आउटब्रेक है उसे एपिडेमिक को ओवर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, 42 दिन तक क्या होना चाहिए, कोई भी वायरस या कोई भी जो पेशेंट है वहां पे दिखना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, ए गुइनिया। यहाँ पे क्या हुआ है, इबोला का जो आउटब्रेक है ना उसे ओवर कर दिया गया है। ये डिक्लेयर किसने किया, WHO ने, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन इफेक्ट इंक्रीजिंग द यील्ड्स रिजल्ट इन डिक्रीजिंग न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन क्रॉप। मतलब कि डाइल्यूशन इफेक्ट के हिसाब से जब इंक्रीज यील्ड बढ़ती है तो जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन रहता है क्रॉप का वो कम होता जाता है। व्हाट डू यू थिंक। सेकंड, recent study reveals wheat and rice are not nutrient efficient as 50 years ago। अभी कोई स्टडी हुई होगी उसके हिसाब से इनका कहना है कि जो व्हीट है और राइस है, चावल है, वो उतने न्यूट्रिएंट एफिशिएंट नहीं रहे जितने वो 50 साल पहले थे। ऑप्शन देखिए, 1 ओनली,
टू ओनली, 1 एंड 2 या नेदर 1 नॉर 2। अब देखिए आर यू स्टेपल राइस एंड व्हीट लूजिंग द न्यूट्रिएंट्स। अब इन्होंने बताया है कि जो 10,000 साल पहले जो स्टेपल राइस और व्हीट की जो वेराइटीज थी उसे उन्होंने चेक किया, और 50 साल पहले की वेराइटीज को भी चेक किया इन्होंने। तो इनको ये दिखाई दिया कि जो व्हीट है और जो राइस है उसका जो न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो क्या हो रहा है, धीरे 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 कम होते जा रहा है। अब उन्होंने एक थ्योरी भी बताई है यहाँ पे जिसका नाम है डाइल्यूशन इफेक्ट। तो इनके डाइल्यूशन इफेक्ट के हिसाब से इनका कहना है कि जितनी ज्यादा आप यील्ड्स बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस बढ़ाओगे, उतनी ज्यादा जो न्यूट्रिशन का कंसंट्रेशन रहेगा वो क्या होगा, क्रॉप्स में कम होता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्टडी के हिसाब से व्हीट और राइस उतने न्यूट्रिएंट इफिशिएंट नहीं रहे जितने वो पहले थे। इसीलिए इनका कहना है इवन आफ्टर अ बैलेंस डाइट, अगर आप भी लेते होगे ना, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे यंग पॉपुलेशन ऐसी हैं जिनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए इनका कहना है कि हमें खाने के बियॉन्ड भी सोचना पड़ेगा। अब खाने के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा मतलब हमारे जो खाना है ना उसे तो सबसे पहली बात हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। पहले मतलब खाने में सिर्फ हम व्हीट और राइस ना रखें, उसके साथ साथ क्या करें, व्हीट, कॉर्न, बार्ले ऐसी सारी चीजें ले, मिलेट्स ले जो कि क्या होती हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन इफिशियंट रहती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बायो फोर्टिफिकेशन का भी क्या दिया है, सुझाव दिया है। तो देखिए ये दोनों भी यहाँ क्या है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर है सी, 1 एंड 2 ओनली। इसके बाद देखिए 6 नंबर, व्हाट इज गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च रिसेंटली इन मीडिया रेफरेंस। अब गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या है जो कि मीडिया में रेफरेंस में रह रहा है। ए देखिए, रिसर्च टू जनरेट न्यू वैक्सीन फॉर वायरस, ऐसा रिसर्च जिसके तहत न्यू वैक्सीन डेवलप की जाएगी वायरस के लिए। बी, रिसर्च फॉर ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन, ड्रग रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए नया रिसर्च। सी, रिसर्च टू मैनिपुलेट पैथोजेंस टू मेक देम डेडली, ऐसा रिसर्च जिसके तहत जो पैथोजेंस रहते हैं, वायरस रहते हैं या जर्म्स रहते हैं या एक्सेट्रा बैक्टीरिया रहते हैं उसको डेडली बनाया जाता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल बनाया जाता है। या डी, रिसर्च इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो इसके लिए कोई रिसर्च, इसे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहा जाता है क्या। 7 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। मैं देखिए क्वेश्चन उसी के ऊपर है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू टर्म है और वायरस से रिलेटेड है, वायरस के लैब लीक से बहुत ज्यादा रिलेटेड है जो चाइना में हुआ था। इसलिए इस मतलब जो गेन ऑफ रिसर्च फंक्शन है ना, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए। अब देखिए इनका कहना है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट देखिए, अल्टरिंग एन ऑर्गेनिज्म इन लैब, जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसे लैब में क्या किया जाता है, अल्टर किया जाता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, उसके जीन्स बदले जाते हैं। सेकंड, अल्टरिंग अ जीन, उसके जीन्स को चेंज किया जाता है। या थ्री, इंट्रोड्यूसिंग अ म्यूटेशन इन पैथोजन, या तो फिर उस पैथोजन में म्यूटेशन डेवलप किया जाता है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो दवाई आपने ली उस दवाई के ऊपर, मतलब वो दवाई काम न करे, जैसे वैक्सीन के ऊपर क्या आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशन डेवलप होते हैं ताकि क्या हो, जो वायरस हो उसकी वैक्सीन से आगे चला जाए, बियॉन्ड चला जाए और वैक्सीन उसके ऊपर क्या ना करे, काम ना करें। ऑप्शन देखिए 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। अब देखिए द डिबेट अराउंड गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। अब देखिए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का मतलब होता है, अब इनका कहना है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहां पे ये रिसर्च चलता था जिसमें क्या किया जाता था, जो पैथोजन है। अब देखिए पैथोजन कौन सा, सार्स कोव, ये 2002 से चाइना में है, इनके पास ऐसे पैथोजेंस के डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिकली मेकअप्स हैं। उसे क्या किया जाता था, तरह तरह की प्रोसेस से डेडली बनाया जाता था। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसे डेडली बना दिया जाएगा और उसके ऊपर क्या की जाएगी, वैक्सीन बनाई जाएगी। और ये देखा जाएगा कि आगे अगर ये म्यूटेशन पब्लिक में चला गया और इसका पैंडेमिक या कुछ अगर बन गया तो इसके ऊपर वैक्सीन क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। इसका जो तोड़ है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अब देखिए क्या किया जाता है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में, डेलिबरेटली अल्टरिंग एन ऑर्गेनिज्म इन द लैब, उसके साथ अल्टरिंग अ जीन, इंट्रोड्यूसिंग अ म्यूटेशन इन अ पैथोजन टू स्टडी इज ट्रांसमिटेबिलिटी, वायरुलेंस एंड इम्यूनोजेनेसिटी। ये सारी चीजें मतलब उसकी जो वायरुलेंस रहता है वो कितना ज्यादा फैलेगा, उसको रिप्रोडक्टिव रेट कितना रहेगा, इम्यूनोजेनेसिटी कितनी रहेगी, मतलब जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसे किस प्रकार से झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी। इसलिए ये सारी चीजें चेक करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें ये तीनों भी चेंजेस किए जाते हैं। इसका आंसर क्या है, डी, 1, 2 एंड 3। अब देखिए इसका इसका बहुत सारे लोगों का कहना है
कि अब इसका बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं कि आपको पता चल जाता है कि अगर कभी डेडली वायरस अगर पब्लिक में आ जाता है तो उसके ऊपर वैक्सीन आपके पास तैयार रहेगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट रहता है जिसे कहा जाता है लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च। इन केस अगर ऐसा माना जा रहा है कि अगर आपने ये लैब में रिसर्च कर रहे हो और उसी टाइम अगर ये जो वायरस है रिसर्च करते करते अगर स्केप हो गया, स्केप म्यूटेंट, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, बाहर जाके ऐसे डेडली म्यूटेशंस तैयार करेगा इन द फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस म्यूटेंट 1, म्यूटेंट 2। बहुत सारे टाइप के म्यूटेंट्स आ गए हैं कोरोना वायरस में। ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी से वो इंटरैक्ट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशंस तैयार करता है। तो ये कब होता है, जब लैब में से वायरस स्केप होके बाहर चले जाता है। तो इसके बहुत ज्यादा घाटे भी हैं। अब इनका कहना है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये ना बायो टेररिस्ट की तरह बहुत सारी कंट्रीज इसे यूज कर सकती हैं, इसीलिए इसके ऊपर कंप्लीटली क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए। और डब्ल्यूएचओ इसके ऊपर क्या बना रही है, फ्रेमवर्क बना रही है, जो कि अभी तक डब्ल्यूएचओ ने कंप्लीट नहीं किया है। आने वाले टाइम में डब्ल्यूएचओ इसके ऊपर क्या करेगी, फ्रेमवर्क बनाएगी। अब देखिए जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है ना, वो काय के लिए है, रिसर्च टू मैनिपुलेट पैथोजेंस टू मेक देम डेडली। मतलब उनके ऊपर रिसर्च करना और मैनिपुलेट करना उनको, ताकि उन्हें डेडली बनाया जा सके और उससे ही कंट्रोल्ड पोजीशन में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस लैब के अंदर जितना डेडली होगा उसको उसी लैब में रखा जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, इसके ऊपर वैक्सीन बनाई जाएगी, ताकि अगर बाहर चला जाता है तो हम क्या, हमारे पास जो वैक्सीन है वो क्या होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। तो बहुत सारे एथिकल रीजंस भी आते हैं कि इसे कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सही भी है, क्योंकि आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम क्या कर सकते हैं, आगे का जो क्योर है उसे हम जल्दी से जल्दी कम कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और उसके साथ साथ कमेंट कीजिए और इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।